हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर जो है बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया था। आज हम उससे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाए और कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या कर पाए बेटा, डिस्कस कर पाए। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है। इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि क्रेडिट की दो सिचुएशन होती है। एक क्रेडिट की सिचुएशन जो होती है वो पॉजिटिव रोल लेके आती है, और एक क्रेडिट जो होता है वो नेगेटिव रोल लेके आता है। तो इसमें क्या बताया बेटा कि अगर हाई रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो क्रेडिट कभी कभार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। एक्सप्लेन कैसे, तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। कैसे? क्रेडिट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन दैट इज टेकन बाय अ बोरोवर फ्रॉम अ लेंडर एट ए हाई इंटरेस्ट रेट। देखिए, जब भी कोई बोरोवर क्या करता है बेटा, लोन लेता है स्पेशली इन्फॉर्मल सेक्टर से, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करता है बेटा, लोन लेता है। ठीक है, इस केस में अगर कुछ चीजें फेल हो जाती है और बोरोवर जो है लॉस फेस करता है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो कर्ज के जाल में फंस जाएगा। ठीक है, किसमें फंस जाएगा बेटा, वो कर्ज के जाल में फंस जाएगा। इस सिस्टम को हम कहते हैं बेटा डेब्ट ट्रैप। The borrower has to repay the credit along with interest applied by the lender and they further fall into the trap of the credit। और अभी बोरोवर को क्या करना है बेटा, जो बोरोवर जिसने कर्जा लिया है उसको लोन चुकाना है बेटा along with the interest lender को। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट के जाल में फंस जाएगा, जो उसके लिए क्या होगा बेटा, काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा। और कभी कभार बोरोवर को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भी पे करना पड़ता है बेटा लोन चुकाने के लिए, जो कि हमने केस पढ़ा था बेटा स्वप्ना के केस में। स्वप्ना के केस में क्या हुआ था बेटा, स्वप्ना जो है डेब्ट ट्रैप में फंस गई थी बेटा, इसलिए उसे अपना लोन चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी क्या करना पड़ा था बेटा, सेल करना पड़ा था। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं बेटा। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। मनी जो है वो डबल कोइंसिडेंस की समस्या को कैसे दूर करता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। Whatever a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy। यानी कि जो मैं बेचना चाह रहा हूं डेफिनेटली वही चीज सामने वाले को परचेज भी करनी हो, ये डबल कोइंसिडेंस होता है। और बार्टर सिस्टम में क्या होता है बेटा, जो गुड्स जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी। हमने क्या पढ़ा था बेटा, बार्टर सिस्टम के अंदर कॉमोडिटीज के बदले कॉमोडिटीज दे दी जाती है, यानी कि इसमें मनी का इस्तेमाल नहीं होता है, कॉमोडिटीज के बदले में कॉमोडिटीज को खरीदा बेचा जाता है। और इसी का बार्टर सिस्टम का डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या है बेटा, एक एसेंशियल फीचर है। तो मनी किस तरीके से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की समस्या को दूर कर देता है बेटा, देखिए। पीपल कुड यूज मनी एज एन इंटरमीडिएट टू बाय और सेल थिंग्स। अब पीपल क्या करते हैं बेटा, लोग जो है मनी का इस्तेमाल करते हैं एज एन इंटरमीडिएट थिंग, किसी भी चीज को खरीदने बेचने के लिए। और एक स्पेसिफिक बायर हो सेलर हो बेटा, वो प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान के देखिए बेटा, एक ट्रेडर है बेटा जो 10 सैक्स फुल ऑफ राइस सेल करना चाहता है, और बदले में वो चाहता है कि उसे 5 सैक्स ऑफ सीरियल मिल जाए, यानी कि 10 बोरे वो राइस के देना चाहता है और 5 बोरे बदले में क्या चाहता है, दाल के चाहता है। अब उसे क्या करना है बेटा, सिर्फ एक फाइंडिंग अ सुटेबल बायर टू सेल द सैक्स ऑफ राइस इन एक्सचेंज फॉर सीरियल्स वुड बी वेरी टफ। अब वो उसको ये ढूंढना पड़ेगा बेटा जिसको राइस भी चाहिए हो और उसके पास सीरियल भी हो, ये उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब मनी होगा बेटा तो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। कैसे बेटा, ट्रेडर क्या करेगा बेटा, सैक्स ऑफ राइस जो है दुकानदार को बेच देगा जिससे उसकी जरूरत है, बदले में उससे पैसा ले लेगा और उस पैसे से लेकर बेटा क्या खरीद लेगा, वो सीरियल खरीद लेगा। बात समझ में आई है नहीं है बेटा? तो मनी क्या करता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की समस्या को दूर कर देता है। क्लियर? सिंपल है, आप पढ़ लेंगे इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। बैंक किस तरीके से मीडिएटर की तरह काम करता है बेटा, जिसके पास सरप्लस मनी होता है और जिसको पैसे की जरूरत होती है। तो आपको पता है बेटा, जिसके पास सरप्लस फंड होते हैं वो तो डिपॉजिटर होता है और वो बैंक में क्या कर देता है बेटा, पैसे जमा करा देता है। और बोरोवर कौन होता है बेटा, इसे फंड की जरूरत होती है। तो बैंक क्या करता है बेटा, पीपल जो होते हैं वो बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं और अपने पैसे को क्या करते हैं बेटा, बैंक में डाल देते हैं, और बैंक उसी पैसे को एज ए लोन जो है बोरोवर को दे देता है। एक हायर इंटरेस्ट रेट जो है बैंक चार्ज करता है बोरोवर से, ठीक है, जो कि उसका प्रॉफिट रहता है बेटा, और कुछ परसेंट इंटरेस्ट जो है वो किसको दे देता है बेटा, डिपॉजिटर को दे देता है, ताकि डिपॉजिटर को भी उस इंटरेस्ट से क्या मिल जाए बेटा, थोड़ा सा फायदा मिल जाए। क्लियर है बेटा, हाँ या ना? चीजें क्लियर हो गई बेटा? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लुक एट अ 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप, कैन यू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। 10 रुपए का नोट देखना बेटा, अगर आपके पास हो उसमें देखना कि उसमें टॉप पे क्या लिखा रहता है और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए बेटा क्या लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फिर उसके नीचे लिखा रहता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए 10 रुपी। 10 रुपी के टॉप पे क्या लिखा रहता है, आरबीआई, और फिर लिखा रहता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, जो करेंसी है बेटा इंडिया के अंदर वो इश्यू करी जाती है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो कि आरबीआई है, ठीक है, केस के अंदर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेटा वही इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है।
करेंसी जो इशू करता है आरबीआई बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है, इसलिए इन दोनों अथॉरिटीज का नाम जो है बेटा आपको रूपी के ऊपर देखने को मिल जाता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ये एनसीईआरटी के सवाल है बेटा सारे। Why do we need to expand formal sources of credit in India? हमें formal sources of credit इंडिया के अंदर एक्सपेंड क्यों करने चाहिए? देखिए बेटा, फॉर्मल सोर्सेस वो होते हैं बेटा क्रेडिट के जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं बेटा, ठीक है, जो लोन देते हैं जनता को। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया बिकॉज इनफॉर्मल सोर्सेस आर नॉट रजिस्टर्ड एंड लैंड मनी टू पीपल एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। जरूरी क्यों है? क्योंकि इसलिए बेटा क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स जो है बेटा वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं गवर्नमेंट के अंदर में, और वो पैसे को लोन पे देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि अनफेयर प्रैक्टिस है बेटा, ठीक है। अगर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट अगर बढ़ेंगे तो लोगों को बेटा लोन मिल जाएगा बेटा लेसर इंटरेस्ट रेट पे, और वो एक्स्ट्रा वर्क कर पाएंगे बेटा अपने काम के लिए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर बेटा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट अगर बढ़ेगा बेटा तो पीपल विल बी एबल टू टेक लोन्स एंड यूज देम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बढ़ेंगे बेटा इंडिया के अंदर तो हर एक इंडिविजुअल लोन ले पाएगा बेटा, कंट्री की इकोनॉमी में क्या कर पाएगा बेटा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा। बात समझ में आई है नहीं है बेटा? बात आपको चीजें क्लियर है? आगे देखिए बेटा, आगे क्या है? What is the basic idea behind the self help group for the poor? Explain in your own example। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है बेटा, मोस्टली आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। वुमेन्स इसके अंदर होती है बेटा। एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 महिलाएं होती है जो अपने पैसों को एक जगह पे लाके सेव करती है, और अगर किसी को इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो उस सेविंग में से कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाता है, और उससे एक लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, कितना पैसा दिया जाएगा, रिपेमेंट कैसे होगा, ये सारे के सारे डिसीजन जो है ग्रुप के मेंबर्स के जरिए लिया जाता है। क्लियर है बेटा? तो आप यहां से क्या कर सकते हैं बेटा, उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट आर द रीजंस व्हाई बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स? वो क्या कारण है जिसकी वजह से बैंक जो है कुछ सर्टेन बोरोवर्स को पैसा नहीं देते हैं? तो देखिए बेटा क्या है, पहला कारण, सम पीपल फेल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू गेट ए लोन। कुछ लोग जो है बेटा लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं बैंक में वो चुकाने से फेल हो जाते हैं, ठीक है। इरेगुलर वेजेस एंड नो फिक्स्ड जॉब इज आल्सो वन रीजन बिकॉज इट इंक्रीजेस चांस ऑफ नो रिपेमेंट ऑफ लोन्स। लोगों के पास इरेगुलर वेजेस होते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे पैसा नहीं मिलता, या लोगों के पास फिक्स्ड जॉब नहीं होती है, तो बैंक घबराता है क्योंकि बैंक को डर लगता है कि लोन का पैसा वापस से नहीं चुका पाएगा, ठीक है। कुछ बोरोवर्स ऐसे होते हैं बेटा जो एनपीएस बढ़ा देते हैं। एनपीएस का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन प्रॉफिटेबल असेट। बैंक पैसा देता है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन कभी कभार कुछ लोग पैसा नहीं चुका पाते हैं तो वो एक नॉन प्रॉफिटेबल असेट बन के रह जाते हैं बेटा, ठीक है। देयर इज अ हाई रिस्क इन अप्रूविंग लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स, और एंटरप्रेन्योर्स को बेटा हाई रिस्क होता है लोन प्रोवाइड कराने का बेटा, क्योंकि इनके रीपेमेंट की चांसेस थोड़ी क्या होती है बेटा, कम होती है अगर धंधा पानी डूब गया तो। इस वजह से कारण है जिसकी वजह से बैंक जो है कुछ बोरोवर्स को लोन देने से घबराता है। आगे देखिए बेटा, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, आरबीआई किस तरीके से बैंकों को करता है। देखा पहले आरबीआई सभी बैंकों को सुपरवाइज करता है। दूसरा, आरबीआई चेक करता है कि सभी बैंक मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं क्या। तीसरा, आरबीआई लगातार ये चेक करता है कि सभी बैंक्स जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ओनर्स को तो लोन नहीं दे रहे, जिनको नीड है उनको भी लोन देना चाहिए। और चौथा, आरबीआई क्या करता है बेटा, लगातार इंफॉर्मेशन मंगवाता है बैंकों से कि आप कितना परसेंट लोन दे रहे हैं, सॉरी कितना आप लोन अमाउंट बांट रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पे बांट रहे हैं। ये चार चीजों के तरीके से आरबीआई क्या करता है बेटा, सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करता है। पहला, सुपरवाइज करता है। दूसरा, चेक करता है मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा, ये देखता है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ओनर्स को तो लोन नहीं दिया जा रहा। और चौथा, वो लगातार इंफॉर्मेशन मंगवाता है कि कोई भी बैंक कितना लोन दे रहा है और किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। अगर आप चाहें बेटा तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है बेटा? आगे देखिए बेटा, 9 क्वेश्चन क्या बोलता है, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। क्रेडिट किस तरीके से डेवलपमेंट लेके आता है बेटा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा, दो एग्जांपल्स पढ़े थे। एक हमने सलीम का एग्जांपल पढ़ा था और एक स्वप्ना का एग्जांपल पढ़ा था। सलीम के एग्जांपल में क्या हुआ था बेटा, सलीम को 3000 पेयर ऑफ शूज का ऑर्डर मिला था फेस्टिवल सीजन में, जो उसे 1 महीने में कंप्लीट करना था। रॉ मटेरियल्स लेने के लिए और वर्कर्स का सपोर्ट लेने के उसने लोन लिया बेटा, वर्कर्स को हायर किया और रॉ मटेरियल खरीद के लेके आया बेटा। उन पैसों से उसने प्रोडक्शन किया बेटा। देखिए कहानी हाइपोथेटिकल है, कुछ भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने लोन लिया, काम पूरा किया और 1 महीने के अंदर 3000 पेयर ऑफ शूज तैयार करके बड़े ट्रेडर को दे दिया और ट्रेडर ने उसे पैसा दिया। कुछ पैसा उसने लोन में चुका दिया और बाकी जो पैसा बचा उसकी सारी की सारी मोटी अर्निंग बच गई। तो इस तरीके से क्रेडिट क्या करता है बेटा, डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। क्लियर बेटा? आगे देखिए और क्या है, मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप ए स्मॉल बिजनेस, ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर। मानव एक छोटा सा लोन लेना चाहता है अपने स्मॉल बिजनेस को रन करने के लिए, वो क्या कारक है जो मानव डिसाइड करेगा कि वो बैंक से लोन ले या मनी लेंडर से लोन ले। तो देखिए, मानव वांट्स टू सेट अप ए स्मॉल बिजनेस। अब देखिए वो क्या करेगा, देखिए he needs to compare the interest rate। सबसे पहले वो कंपेयर करेगा इंटरेस्ट रेट के, बैंक ज्यादा दे रहा है या मनी लेंडर ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहा है। अगर मनी लेंडर ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो बैंक के पास जाएगा लोन लेने, और बैंक अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहा है तो वो किस पे जाएगा बेटा, मनी लेंडर के पास जाएगा लोन लेने के लिए।
He needs to analyze whether he has all the eligible documents required by the banks to get his loan approval. वो ये भी चेक करेगा क्या बैंक के पास लोन लेने के लिए उसके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, और हाउ ही विशेस टू रिपे द लेंडर, और वो किस तरीके से अपना लोन जो है वापस से लेंडर को चुकाएगा। ये कुछ कारक हैं जो मानव को ध्यान रखने चाहिए बेटा बैंक से लोन लेते वक्त, कि वो बैंक से लोन लेगा या फिर इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या है? इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन। व्हाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड टू स्मॉल फार्मर्स? जो है बैंक जो है बेटा स्मॉल फार्मर्स को लोन क्यों नहीं दे पाते बेटा? देखिए बेटा, बैंक में मैंने क्या बताया बेटा, बैंक जो है स्मॉल फार्मर्स को लोन देने से घबराते हैं क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है। मान के चलो अगर हार्वेस्ट खराब हो गया तो जाहिर सी बात है रीपेमेंट वापस से नहीं हो पाएगी, ठीक है। और दूसरा कारण यह भी है कि बेटा डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से स्मॉल फार्मर्स के पास होते नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वो नहीं जमा करा पाते हैं, तो उनको लोन नहीं मिल पाता है। What are the other sources from which the small farmers can borrow? कहां से ले सकते हैं बेटा? तो इनफॉर्मल सोर्सेज से ले सकते हैं, यानी कि मनी लेंडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वहां से वो लोन ले सकते हैं। क्लियर है बेटा? आगे देखिए और क्या है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। की टर्म्स ऑफ क्रेडिट किस तरीके से अनफेवरेबल हो जाएगी बेटा? तो देखिए, when a small scale farmer borrows money from a bank, they have to repay the amount at a fixed rate of interest. For example, if a farmer borrows money from the bank and during the harvest season their crops are ruined, then they shall not be able to repay the amount loaned to them by the bank and will further fall into a debt trap. अब देखिए बेटा, उसने बैंक से पैसा तो ले लिया, कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन फसल खराब हो गई तो उसे पेमेंट तो चुकाना है, पेमेंट नहीं चुका पाएगा तो किसमें फंस जाएगा बेटा? कर्ज के जाल में फंस जाएगा। सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स गेट चीप क्रेडिट। तो स्मॉल फार्मर को चीप क्रेडिट कहां से मिल सकता है बेटा? फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से मिल सकता है, जैसे कि बैंक, लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट और कोलैटरल होना चाहिए। Fill in the blanks. Majority of the credit needs of the households are met from informal sources. Majority of the credit needs of the poor household. Poor household जो होते हैं बेटा वो मेजोरिटी जो है इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेप्ट बर्डन, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा बेटा? इसमें आ जाएगा पुअर, और इसमें आ जाएगा बेटा आपका हाई। क्या आ जाएगा बेटा? हाई। हाँ बेटा, इसमें तो आ जाएगा पुअर। हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग, देखिए बेटा हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होता है बेटा? डेप्टर बढ़ाते हैं। इश्यूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी नोट कौन इश्यू करता है? आरबीआई। बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन कोलैटरल। क्या है बेटा? डिपॉजिट, ठीक है, ऑन डिपॉजिट। और इसमें क्या आ जाएगा? कोलैटरल इज एन एसेट। कोलैटरल क्या होती है बेटा? गारंटी होती है, ठीक है। क्लियर है बेटा? देख लीजिएगा इसे। आगे चलिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप। मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय, मैंने वही बताया बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने भी डिसीजन होते हैं वो किसके जरिए लिए जाते हैं? मेंबर्स के जरिए। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। फॉर्मल सोर्सेज में क्या नहीं आता है? बैंक्स आते हैं और कोऑपरेटिव्स आते हैं। तो कौन नहीं आते? एम्प्लॉयर्स नहीं आते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एम्प्लॉयर्स। ये थे बेटा आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। क्या थे बेटा? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे। चलिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस what a person desire to sell is exactly what the other person wishes to buy। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एसेंशियल फीचर। बार्टर सिस्टम के अंदर बिना मनी के ही एक्सचेंज होता है, बिल्कुल सही होता है। कमोडिटीज के बदले में कमोडिटीज बदली जाती है, और बार्टर सिस्टम का डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक एसेंशियल फीचर है। तो ये राइट आंसर है क्या? ट्रू। ये क्या है बेटा? ट्रू। थर्ड क्या है? इन इंडिया डैश इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में कौन नोट इश्यू करता है बेटा? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। Fourth, which of the following statements are true? As per Indian law, apart from RBI, no other individual or organization is allowed to issue currency। सही है, कोई अदर नहीं कर सकता। The law legalizes the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India। ये भी सही है। No individual in India can legally refuse a payment made in rupees। ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टेटमेंट सही है, all of the above। फिफ्थ, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट डैश ऑफ देयर डिपॉजिट। कितना डिपॉजिट होल्ड करके रखते हैं बैंक बेटा? तो 15% रखते हैं। याद रखना, हमने क्लास में पढ़ा था 15%। और क्या है? बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू। बैंक जो है अपना मेजर पोर्शन जो है डिपॉजिट का क्या इस्तेमाल करता है? लोन देने के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा? एक्सटेंड लोन्स, ठीक है, ए आ जाएगा। 7 क्या बता रहा है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स टू द मेन सोर्स ऑफ बैंक।
बैंक जो है बोरोबर से जो चार्ज करता है और डिपॉजिटर को देता है, वही बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है क्या? तो हाँ बेटा, राइट आंसर क्या है? ट्रू। 8 क्या है? इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर, जो गांव वाले एरियाज होते हैं वहां पे क्रेडिट की मेन डिमांड किस चीज के लिए रहती है? परचेसिंग लैंड नहीं, परचेसिंग हाउस नहीं, मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मेन डिमांड रहती है। 9th क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाटरल? कोलाटरल का मेन एग्जांपल क्या है? आप गारंटी में क्या क्या रख सकते हो? लाइव स्टॉक रख सकते हो, लैंड रख सकते हो, डिपॉजिट बैंक्स भी रख सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव। आगे देखिए 10 क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की? शर्तें क्या क्या होती है? तो इंटरेस्ट रेट ये भी होती है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट ये भी होती है, कोलाटरल ये भी होते हैं। तो ये सारी की सारी शर्तें हैं क्रेडिट की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कॉर्पोरेशन इन सर्टेन एरिया, सही है। Beside banks, the other major source of cheap credit in rural areas is cooperative societies, ये भी सही है। There are several types of cooperative possible such as farmers cooperatives, weavers cooperatives and industrial workers cooperatives, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी, ऑल ऑफ द अबव। सब पढ़ा हुआ है हमने। Which of the following are example of informal sector? informal sector का एग्जांपल कौन सा है? मनी लेंडर informal sector होते हैं, ट्रेडर्स informal sector होते हैं, cooperatives नहीं होते। cooperative जो है वो formal sector होते हैं बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए एंड बी। 13 क्या है? एज ऑफ 2012 द मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया इज, गांव वाले एरिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट कहां से लिया जाता है बेटा? तो सबसे ज्यादा क्रेडिट लिया जाता है गांव में मनी लेंडर्स से। किससे लिया जाता है बेटा? मनी लेंडर्स से। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट खराब है, गलत है? देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर्स इन फॉर्मल सेक्टर, ये तो सही है। आरबीआई स्टॉप्स द मनी लेंडर्स फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक, आरबीआई स्टॉप्स द मनी लेंडर्स फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मींस टू गेट, नहीं, कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच लेसर इंटरेस्ट, और नहीं बेटा। तो राइट, गलत कौन से दोनों में से? बहुत बी एंड सी, बी भी गलत है और सी भी गलत है बेटा, ठीक है। आगे देखिए 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? पीरियोडिकली बैंक्स डू नॉट सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लॉन्स, ये स्टेटमेंट सही, which of the statement is true? ये तो गलत है। The RBI monitors the bank in actually maintaining cash balances, तो हाँ ये सही है बेटा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? RBI मॉनिटर करता है बैंक्स को कि वो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 16 क्या है? डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउसहोल्ड इन द अर्बन एरियाज फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, जो पुअर हाउसहोल्ड के लोग हैं बेटा इनफॉर्मल से कितने परसेंट है बेटा? तो 85% है, ये बात ध्यान रखना बेटा। कितना परसेंट है? 85%। और 17 क्या है? डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय रिच हाउसहोल्ड्स इन द अर्बन एरियाज फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज, तो इसमें जाएगा 90%। क्या जाएगा बेटा? 90%। और 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लेड टू ए डेब्ट ट्रैप? डेब्ट ट्रैप में क्या चीजें फंसा सकती है? द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर, सही है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मींस ए लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर यूज्ड टू रिपे द लोन, ये भी सही है। द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड, ये तो गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो यहां अपने होते हैं बेटा मनी एंड क्रेडिट के सारे सवाल कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस किए बेटा, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ क्या किया है बेटा? हमने एनसीईआरटी के साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं मनी एंड क्रेडिट के, और आज हमारे सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मैं चैप्टर लेके आऊंगा वो ग्लोबलाइजेशन लेके आऊंगा, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद फिर क्या होगा बेटा? अपनी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बेटा फिर क्या? हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे द प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है बेटा। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बेटा प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, फिर वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर अपन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स बनाना बेटा, पढ़ना मजे से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी की। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।